हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, फाइनल एग्जाम इन 2024 के लिए बेटा सीबीएसई ने एक आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू किया और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी इशू किए हुए हैं। नो डाउट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के बारे में आप पूछेंगे तो कोई भी एजुकेटर आपको इजीली कह देगा कि यस, उस लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम्स में नहीं आए हैं अभी तक। नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकते, बट बेटा पेपर बहुत अच्छे लेवल का है ये। अगर आप रेगुलर पढ़ते रहे हैं, आप अपने आप को हाई स्कोरर में मानते हैं, आपके हाई स्कोर आने वाला है, तो आपको ये पेपर जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। एक तरीके से आपको कंपटीशन लेवल की फीलिंग देगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जिसने पढ़ाई ही लास्ट में शुरू किया है बेटा, जिसने पूरे साल नहीं अच्छे से पढ़ा, जो अपने आप को यही समझता है एवरेज स्कोर कर पाऊंगा, वो बेशक ना करे कि वो बेवजह कंफ्यूज होगा। लेकिन हाई स्कोरर जरूर करें एक बार। जो मैथ्स को अच्छे से समझते हैं, जो लर्निंग के लिए पढ़ते हैं, उनको मैं जरूर कहूंगी ये पेपर भी एक बार जरूर देखें बेटा। क्वाइट गुड क्वेश्चन टू थिंक ओवर। आपको सब्जेक्ट की अपनी पकड़ समझ में आती है कि मुझे कितनी समझ है मैथ्स की। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आज सेक्शन ए बेटा। सेक्शन ए जिसमें आप 1 मार्कर को क्वेश्चन फेस करते हैं, एमसीक्यूज एंड assertion रीजन। यस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी 2 by 2 मैट्रिक्स P, which of the following matrices can be Q such that PQ is equal to QP? देखिए, PQ is equal to QP, that means मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है ना। ये कब होता है जनरली? जब कोई भी मैट्रिक्स अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है। हमेशा तो नहीं होता ना, तब होता है जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होती है। रेयर दूसरी मैट्रिसेस के लिए भी हो सकता है, बट इस टाइम में श्योर होता है कि जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो बस आपने यहाँ पर आइडेंटिटी ढूंढनी है बेटा, दैट इज बी। बी इज द आंसर। सिंपल टू डू क्वेश्चन, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। V is a matrix of order 3 such that determinant of adjoint V is 7. Which of this could be determinant V? अब देखिए, रेगुलर में आपका आता है कि ये दिया होता है, ये आपको निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट चीज है। V किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3। तो आपको पता है जो रिजल्ट एडजॉइंट V क्या होगा? डिटर्मिनेंट V पावर 3 - 1, दैट मीन्स 2, और एडजॉइंट V दे रखा है आपको 7, दैट मीन्स 7 आपका डिटर्मिनेंट V स्क्वायर है। तो डिटर्मिनेंट V क्या हो गया बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्क्वायर रूट ऑफ 7, रादर एग्जैक्ट जब आप क्वेश्चन निकालेंगे यू कैन से +-7, दोनों होने चाहिए जब आपको कैलकुलेशन का क्वेश्चन आए या पार्ट ऐसा आए। अभी इन ऑप्शंस में सिर्फ स्क्वायर रूट 7 दे रखा है, तो आप बिल्कुल उसे चूज कर सकते हो। यही ऑप्शन में दोनों आते तो आप दोनों को चूज कर। ठीक है, the point D, E and F are the midpoints of AB, BC and CA. क्लियर कट दिख रहा है बेटा, ये ट्राइंगल है। ठीक, ट्राइंगल आपका स्ट्रेट बेस पे नहीं बना हुआ, बट ये ट्राइंगल है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? ये जो शेडेड रीजन है उनका एरिया क्या होगा? जबकि डी ई एफ ये मिड पॉइंट है इन 3 साइड्स के। देखिए, आपको डी ई एफ नहीं दे रखे, आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आप इस ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हमें डिटर्मिनेंट के रूल से पता है ट्राइंगल एबीसी का एरिया हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 2 1, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 6 1। आपको देखो कैलकुलेशन इजी कर दी 2.0 देके। लास्ट कॉलम आपको पता है 1 ही होता है। आप सीधा फर्स्ट रो के अलोंग इसे सॉल्व करो, आपका एरिया क्या आ जाएगा? 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट 12 - 8, दैट मीन्स 4 2 2 स्क्वायर यूनिट एरिया। लेकिन ये नहीं पूछा बेटा, यही थोड़ा सा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जनरली नॉर्मल पेपर में, ये एरिया। ठीक है,
अब आपसे ये नहीं पूछा, अब इस ट्राइंगल का शेडेड पोर्शन पूछा है और दिया क्या है, डी ई एफ मिड पॉइंट है। अब कैलकुलेशन नहीं करेंगे बेटे, आपके डी ई एफ निकालें फिर उसका एरिया निकालें सब्ट्रैक्ट करें, आप थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे अपनी जूनियर क्लासेस की। अगर ये मिड पॉइंट है, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो ट्राइंगल तीन चार दिख रहे हैं इनका एरिया सेम होता है ना, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट से जो भी आपका एरिया बनता है ये चारों सेम एरिया होते हैं। तो शेडेड तीन पोर्शन है, तो दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका वो 3/4 टाइम्स होगा इस एरिया का जो आपने निकाल लिया होगा ना, क्योंकि ये पूरा एरिया चार इक्वल पार्ट्स में बट गया और हमें तीन का निकालना है। तो 3/4 होगा और 3/4 हुआ तो दैट मीन्स 3/4 टाइम्स 2 square unit, and this is nothing but 3/2. 3/2, that means B is the answer. Okay, quite a good question. If fx is cos inverse root x clear cut पढ़िए बेटा, ये ऊपर ना लिखने की वजह से कई बार बच्चे रूट स्किप कर देते हैं। and x lies between 0 and 1, which of the following is equal to f dash x डेरिवेटिव दैट मीन्स सिंपल आपने चेन रूल यूज करना है बेटा। कॉज इनवर्स रूट एक्स का नहीं, कॉज इनवर्स एक्स का आपको पता होता है डेरिवेटिव। कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की जगह है रूट एक्स, तो रूट एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई करेंगे, यही कहता है ना चेन रूल। ओके, -1/√1 माइनस एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। अब आप देख लीजिए इस फॉर्म में आंसर दिया है या मल्टीप्लाई करके, यस देखिए ये आंसर है, आप बिल्कुल इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये x अंदर मल्टीप्लाई होके दिस एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये आपका। ओके, चेन रूल का क्वेश्चन था सिंपल। A function f from R to R is defined by fx is equal to e power -2x when x is less than log of half। नेचुरल लॉगरिथम की ये नोटेशन भी है बेटा, ध्यान रखिए। कोई रेगुलर कोर्स में आपका लॉग लिखा आता है, ये बिल्कुल स्किप हो जाती है आपके माइंड से। This is for if x lies between log of half and 0, and this is again e power -2x for x greater than 0। ठीक है, ये फंक्शन दिया है। Which of the following statement is true about the function at the point x is equal to log 1/2? fx is not continuous but differentiable, continuous differentiable, continuity and differentiability पूछी है बेटा। तो आपको एक तरीके से log 1/2 पर continuity and differentiability चेक करनी है। देखिए कंटिन्यूटी के लिए तो क्या होगा, लिमिट अगर आपकी 1/2 पे एग्जिस्ट करती है और वैल्यू के इक्वल होती है, वैल्यू तो 1/2 पर 4 है और राइट लिमिट भी कहेंगे आप बेटे 4 है कि 0 तक यही वैल्यू चल रही है। आपको लेफ्ट लिमिट चेक करनी है। लेफ्ट लिमिट हम चेक करें इसकी, x टेंड्स टू log हाफ माइनस फंक्शन में आप पुट करेंगे e पावर माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर -2 log ऑफ हाफ माइनस h। और बेटा हम सीधा रख सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू e पावर -2 log हाफ -0, कोई दिक्कत नहीं आती 0 पुट करने में, तो हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है, आपको log के रिजल्ट यूज करने हैं। यहाँ पर log हाफ को मैं लिख सकती हूँ log 1 माइनस log 2। ओके, log 1 इज 0, तो ये हो गया e पावर -2 इंटू माइनस log 2, दैट मीन्स ये हो गया e पावर 2 log 2। log का एक और रिजल्ट, ये 2 मैं पावर में ले जा सकती हूँ, e log 2 पावर 2, दैट मीन्स e log पावर 4। और हमें पता है e log पावर एनी फंक्शन इज दैट फंक्शन ओनली।
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आ गई, राइट लिमिट ऑलरेडी 4 है, वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो कंटिन्यूअस तो हो गया ये। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी बेटा हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, किस पर? लॉग ऑफ हाफ पर। राइट डेरिवेटिव तो सीधा कांस्टेंट है, ये इसका डेरिवेटिव 0 आएगा बेटा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम चेक कर लें, हमें लॉग हाफ पर निकालना है बेटा, तो आप डेफिनेशन जो लगाएंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ लॉग हाफ माइनस एच, राइट? आपको ध्यान है आई थिंक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से उसमें सीधा पुट करके निकाल सकते हैं। माइनस एफ ऑफ लॉग हाफ डिवाइडेड बाय माइनस, है माइनस एच। अब मैं इसको पुट करूं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, -1/h में एक बार पहले ही ले लेती हूँ बाहर, मुझे e पावर -2x में पहले रखना है log हाफ माइनस एच, ठीक है, फिर मुझे log हाफ रखना है। ओके, अब यहाँ आप देखो, हम एक्सपोनेंशियल के रिजल्ट यूज करें यहाँ पर, इंडिसेस के रिजल्ट। पहले तो बेटा ये e पावर -2 log हाफ प्लस 2h लिख सकती हूँ मैं, उसको मैं e पावर 2h कर सकती हूँ। इंडिसेस का एक रिजल्ट है, e पावर m प्लस n इज a पावर m इंटू a पावर n, ठीक है। मैं इसे -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ +2h आएगा, तो मैं e सेपरेट भी कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास दोनों एक्सप्रेशन में e पावर -2 लॉग हाफ आ गया, जिसे मैं कॉमन ले सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। और क्योंकि उसमें h नहीं है, मैं सीधा इसे लिमिट से भी बाहर ले सकती हूँ बेटा। e पावर -2 लॉग हाफ को भी मैं यहाँ चेंज करती हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, जितना आप स्टेप स्किप कर सकते हैं कर सकते हैं, करिए। log 1 माइनस log 2, मैं माइनस भी बाहर ले सकती हूँ, मेरा कोई यूज नहीं है उसका। लिमिट e पावर 2h -1 अपॉन h बचने वाला बेटा। और आपको लिमिट याद दिलाऊं जो हम यूज करने लगे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ e पावर x -1 अपॉन x इज 1, ठीक है। ये आपको तीनों सेम चाहिए और ये x टेंड्स टू 0 चाहिए, ठीक है। h टेंड्स टू 0 होता है तो बिल्कुल 2h भी टेंड्स टू 0 होगा। e पावर 2h है तो मुझे ये h के साथ भी 2 मल्टीप्लाई चाहिए। बिल्कुल मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक तरीके से एक्सप्रेशन में 2 डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, वो 2 भी मैं लिमिट से बाहर ले सकती हूँ, कांस्टेंट। ये लिमिट पूरी आ गई 1, ठीक है। और यहाँ ये वैल्यू हमने निकाली, ये log 1 इज 0, जैसे हमने अभी ऊपर निकाली थी, इसकी वैल्यू बिल्कुल आएगी हमारे पास बेटा 4, सेम ढंग से, सेम पैटर्न, ठीक है। -4 इंटू 2 और ये 1, दैट मीन्स -8। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -8, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, तो डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी है बट डिफरेंशिएबल नहीं, तो आपकी ऑप्शन हो गई एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट। तो जितना क्विकली कर सकते हैं करके देखिए। ओके, इन विच ऑफ दीज इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? यस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है बेटा, सिंपली क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स हम चेक करते हैं, साइन लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो तो 6x माइनस 4, दैट मीन्स x जो है आपका वो लेस देन 2/3 होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स -∞ टू 2/3 में ये डिक्रीजिंग होगा। ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखिए ये इंटरवल, ओके ये नहीं दिया, कोई बात नहीं, -∞ 0 इसी का पार्ट है ना बेटा, 2/3 0 के राइट में आएगा। जब आप नंबर लाइन बनाएंगे, 0 इधर है, 2/3 यहाँ आएगा आपका कहीं, तो पूरे में है आपका डिक्रीजिंग,
तो इससे कम में ही पूछा है, माइनस इन्फिनिटी 0 में ए। बाकी कोई आंसर नहीं है, 0 से 2 नहीं है, 2/3 टू इन्फिनिटी नहीं है, राइट में नहीं है ये डिक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कंप्लीट रियल नंबर लाइन भी नहीं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, चलिए, विच ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x log पावर 5 e पावर x। यस, इंटीग्रल निकालना है। आई थिंक बेटा पहले हम इस इंटीग्रेंड को ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हम इजीली निकाल पाए। देखिए, यहाँ मैं log का रिजल्ट यूज करूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ e पावर log ऑफ 5 पावर x, और मुझे पता है कि e पावर log ऑफ एनी फंक्शन इज दैट फंक्शन इटसेल्फ, तो ये 5 पावर x हो गया। यस, यहाँ पर ये बन गया एक तरीके से बेटा 5e पावर x। इंडेक्सेस का ये रिजल्ट भी a पावर m इंटू पावर m है, तो हम इसे ए बी होल पावर m लिख सकते हैं। यहाँ तो लॉग के रिजल्ट यूज किए, एक्सपोनेंशियल लॉग के, यहाँ हमने इंडेक्सेस का रिजल्ट यूज किया। और हमें पता है बेटा इंटीग्रल ऑफ a पावर x क्या होता है, a पावर x डिवाइडेड बाय लॉग a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 5e पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ 5e, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर log के रिजल्ट भी हैं, एक्सपोनेंशियल के रिजल्ट भी हैं, इंडिसेस के रिजल्ट भी हैं, तो देखिए ए आंसर, ठीक है। जिसको सब ये रिजल्ट्स याद होंगे बेटा डेफिनेटली वही कर पाएगा, है ना। Shown below is the curve defined by the equation y is equal to log of x plus 1 or x greater than equal to 0. log फंक्शन में आपने एरिया नहीं निकाला हुआ, बट यहाँ आपसे पूछ रहा है, देखिए विच ऑफ दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन आपका कर्व के अंडर 1 से 3 के बीच में, ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है। बट लॉग फंक्शन में आपने एरिया नहीं निकाला, बट कोई बात नहीं, इंटीग्रल है ये तो आपको पता है ना, जो भी फंक्शन है 1 to 3 एरिया क्या होगा, 1 to 3 इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ दिस फंक्शन इटसेल्फ। तो बस इसका इंटीग्रल और लॉग का इंटीग्रल हम करते थे बाय पार्ट्स। इसमें एक आप फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देते थे इंटू वन। इसको अगर हम करें log ऑफ x प्लस 1 एज सच, बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकेंड का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x, ठीक है, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सेकेंड का इंटीग्रल दैट इज x, इस पूरे का इंटीग्रल, ठीक है। लिमिट हमने लगानी है 1 to 3, वो हम ध्यान रखते हैं। x log x प्लस 1, अब इसके लिए भी सिंपली क्या कर सकते हैं बेटा, हम प्लस 1 माइनस 1 कर दें, सेपरेट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 मतलब 1, और दूसरा हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। दोनों का इंटीग्रल करना आपको आता है। दिस इज 1 का इंटीग्रल x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल log x प्लस 1। यस, नो डाउट हमने लिमिट रखनी है, अभी अभी तो ये इंडेफिनिट निकल रहा है, पर निकालने से पहले आई थिंक बेटा इसको भी हम, ये दोनों लाइक टर्म्स दिख रही हैं, हम ऐड कर दें, इसका कोफिशिएंट x, इसका 1, x प्लस 1 कोफिशिएंट हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 माइनस x, बस अब पुट कर दीजिए, 3 पुट करेंगे पहले, 3 प्लस 1 4 log 4 माइनस 3, फिर हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया 2 log 2 माइनस 1, ओके। लॉग के रिजल्ट यूज कर लेते हैं बेटा, log 4 पावर 4, ये माइनस log 2 पावर 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर भी log का रिजल्ट यूज कर सकते हैं, माइनस है, ये हो जाएगा log 4 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2, दैट मीन्स log 64 आंसर देखिए सब में log 2 है बेटा, इस 64 को बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ log 2 पावर 6, है ना।
ये हो जाएगा 6 log 2 माइनस, अब चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। In which of the following differential equation is the degree equal to its order? Yes, first में order देखें, चलिए मैं देती हूँ, order 3 degree 1, राइट, इस टर्म से आएगा। नेक्स्ट में ऑर्डर 3 डिग्री नॉट डिफाइंड, बेटा डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि साइन ऑफ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में ऑर्डर 2 डिग्री भी 2, यहाँ साइन ऑफ डेरिवेटिव नहीं है, साइन ऑफ वाई है जो परमिसिबल है। ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2, तो ये आंसर आने वाला है, बट लेट अस जस्ट चेक फॉर द लास्ट वन आल्सो। ऑर्डर 3 डिग्री 1, ऑर्डर 3 डिग्री 1 बेटा, तो हमारा आंसर हो गया सी। सी इज द आंसर जिसमें ऑर्डर और डिग्री सेम है। Kapila is trying to find the general solution of the following differential equations. तीन इक्वेशंस दे रखी हैं बेटा आपको ये। Which of the above become variable separable by substituting y is equal to bx? y is equal to bx पुट करके कौन सी वेरिएबल सेपरेबल बनेगी? अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तीनों मेथड ध्यान है बेटा, तो आपको ध्यान होगा होमोजीनियस में हमें y अपॉन x या x अपॉन y को सम अदर वेरिएबल पुट करना पड़ता है, तो जनरली हम v लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया, y इज इक्वल टू बी एक्स, इसका मतलब y अपॉन x को ही b दिया है ना, तो आपको मेथड ध्यान है तो बिल्कुल ध्यान आएगा, ये पुट करके सेपरेबल होमोजीनियस में बनती है, होमोजीनियस इक्वेशन में। तो आप चेक कर लीजिए इनमें से कौन सी होमोजीनियस है। ये क्लियर कट नहीं है बेटा, स्पेशल फंक्शन में x और y अलग अलग दे रखे हैं। ये भी क्लियर कट नहीं है, आप इसको नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे x बाय y या y बाय x में। यहाँ देखिए स्पेशल फंक्शन में x बाय y है, e पावर x बाय y यहाँ भी, और वेरिएबल जो ये दे रखा है डिवाइड करके ये भी x बाय y बन जाएगा, तो बिल्कुल ये होमोजीनियस है बेटा, वन होमोजीनियस है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखी है, ओके ओनली वन दे रखी है फर्स्ट में, ए आंसर होगा बेटा, ओनली वन होगी जिसमें ये पुट करके वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। For which of these vectors is the projection on y-axis 0? प्रोजेक्शन ऑन y-axis बेटा, y-axis पर जो भी वेक्टर होगा वो सम कांस्टेंट इनटू j टाइप होगा बेटा y-axis पर। और प्रोजेक्शन क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड b, स्केलर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं अगर a ऑन b के लिए a डॉट b हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस 0 हो, ये जो वेक्टर्स दे रखे हैं अगर इनका y एक्सिस के अलोंग वेक्टर, दैट मीन्स इस टाइप के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 चाहिए, तो दैट मीन्स उसके परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो हों i कंपोनेंट, x कंपोनेंट वाले और z कंपोनेंट वाले, उनमें y कंपोनेंट ना हो। j डॉट j आपका 0 नहीं होता ना, i डॉट j ये भी 0 होता है आपका, और j डॉट k ये भी 0 होता है आपका, ठीक है। j डॉट j 1 होता है, तो आपको वेक्टर्स वो चाहिए जिनमें j कंपोनेंट ना हो, i और k कंपोनेंट हो, तो वो देख लीजिए बेटा। फर्स्ट नहीं है, या तो j ही है, सेकंड में k है, थर्ड में तो दोनों है आई और के, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड हो सकते हैं, और आपको आंसर ऑप्शन में है ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन एंड टू, ओनली टू एंड थ्री, तो डी आंसर हो गया बेटा यहाँ पर डी। अगेन आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट कि यस प्रोजेक्शन क्या होता है, और प्रोजेक्शन में डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, तो वो जीरो कब होगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स की ये डॉट प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग, ओके। If I plus lambda j cross this vector is 0, what are the values of lambda and sigma? लैम्डा इसमें एक कंपोनेंट मिसिंग है, एक इसमें मिक्सिंग है, आपको 0 के इक्वल दे रखा है बेटा,
आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट आप निकलते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, बट जीरो जीरो एक तरीके से ये जीरो वेक्टर ही दे रखा है बेटा, तो दैट मीन्स उसका हर कंपोनेंट जीरो आएगा बेटे। आपका वेक्टर जीरो दे रखा हो तो उसका हर कंपोनेंट जीरो आएगा। आपका ये जीरो वेक्टर आएगा, तो आप देख लो जिसमें लैम्डा अकेले से और ये रो अकेले से आए वो जीरो कैसे बनता है आपका। देखो पहले आई से निकालोगे, दोनों आ रहे हैं, छोड़ दीजिए एक बार उसे। जे से निकालोगे, सिर्फ रो वाला आ रहा है, 150 रो। यहाँ से आप निकालोगे तो आपका आता है दिस डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो। ठीक है, दैट मीन्स रो इज जीरो। ठीक है, दूसरा अब के से देखो, के वाले में लैम्डा आ रहा है बेटा, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट जीरो। ठीक है, ये आ गया 3 - 5 lambda is 0, that means lambda is 3/5, lambda 3/5 रो 0 ए, ए आंसर। ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि यस कैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और जीरो से इक्वलिटी का मतलब क्या है। हर कंपोनेंट जीरो होगा, राइट। दिस मीन्स जीरो आई, जीरो जे, जीरो के। कंफ्यूज नहीं होना, ये सब चीजें ध्यान रहेंगी तो होगा। ओके, a line OP in space represented by the figure below has a magnitude of 2√2 units. OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है बेटा आपको 2√2 units. Which of these are the direction ratios of OP? OP के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं बेटा? डीसीज के प्रोपोर्शनेट नंबर, और वेक्टर पता हो तो वेक्टर के कंपोनेंट सीधा आप डी आर से लिख देते थे। देखिए अब यहाँ पर आपको एंगल्स पता चल रहे हैं। ओपी का एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री, जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री। तो यहाँ आपको डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करना इजी है। कॉस 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 degree that means 1/2, cos 45 that means 1/√2, cos 60 1/2। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए ओपी वेक्टर। अब डायरेक्शन रेशियोज इनके प्रोपोर्शनेट होते हैं, इनके प्रोपोर्शनेट होते हैं। पहले तो चेक करिए ऑप्शंस में, देखिए 2√2 इनकी टर्म्स में ही है सारे, ये भी खुद दे रखा है देखिए, लेकिन ये डीसीज है। ये आपका आंसर सीधा निकाल के इसमें नहीं चलना, आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं जो कि इनके प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो हम सिंपल मैग्नीट्यूड को इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। मैग्नीट्यूड को इनसे मल्टीप्लाई करें, देखें जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो बन रहे हैं या नहीं, है ना। इसका आई जे के लगा के वेक्टर लोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर तो एग्जैक्टली वो आएगा आपका, बिल्कुल। तो वेक्टर के कंपोनेंट्स को ही आप टीआर्स भी ले लेते हैं, और कोई भी तीन नंबर इनसे प्रोपोर्शनेट बिल्कुल डीआर्स होते हैं, बट वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम डीआर्स लेते हैं। तो यस, ये देखिए ये ऑप्शन में है बी हमारा आंसर। ओके, नहीं भी कोई होता तो बिल्कुल इनके प्रोपोर्शनेट कोई भी तीन नंबर पीसीस के प्रोपोर्शनेट। चलिए, a line M passes through the point this and is parallel to the line N given by this. The vector equation on line M is given by R is equal to this plus lambda times this vector. Which of the following could be possible value for P, Q and R? देखिए लाइन की ये इक्वेशन है, आपको कह रखा है P इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, बिल्कुल ये देखिए यही पॉइंट दे रखा है, पैरेलल है इस लाइन के। दैट मीन्स सिंपली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इनके डी आर्स प्रोपोर्शनेट होने चाहिए बेटा। अब इसको देखो, इसको अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो डी आर्स आप नीचे के कंपोनेंट पढ़ते हो। ठीक है, ऊपर यहाँ पर भी अभी आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लिया तो ये, और यहाँ डी आर्स बनेंगे पी क्यू आर, इनके डी आर्स प्रोपोर्शनेट होंगे। दैट मीन्स पी अपॉन -4 should be equal to q upon -2 should be equal to r upon 3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये नहीं है, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। यस, देखिए इसके लिए यस,
-4 इनके प्रोपोर्शनेट होने चाहिए ना, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यही आएगा, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज माइनस, तो डी बिल्कुल है, डी आपका वैल्यू हो सकती है पी क्यू आर की, डी इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डी आर प्रोपोर्शनेट। Yes, L1 and L2 are two skew lines. How many lines joining L1 and L2 can be drawn such that the line is perpendicular to both L1 and 2? Yes, L1 और L2 बेटा skew lines हैं, तो इनसे आपके परपेंडिकुलर कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हों। अब L1 और L2 स्क्यू लाइंस भी दी हुई है बेटा, स्क्यू लाइंस भी दी हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद आता है, जिनको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ आया हुआ है कि एक्चुअली होता क्या है, फॉर्मूला नहीं रटा हुआ, होता क्या है, दो लाइंस के बीच में कोई ऐसे दो पॉइंट जिनसे दोनों परपेंडिकुलर हों, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये एक ही लाइन होती है बेटा, ऐसी एक ही लाइन होगी, आप इस लाइन सेगमेंट से आप पास करके एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ क्लियर कट आंसर ए है। ओके, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी, डेफिनेशन समझे होंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तब सिर्फ फॉर्मूला रटा होगा तब नहीं आप समझ सकते ना। क्वाइट अ गुड क्वेश्चंस इन दिस पेपर, तभी मैंने आपको कहा बिल्कुल करिए, एक लेवल अपना देखने के लिए बहुत अच्छा। Yes, a linear programming problem along with the graph of its constraints is shown below. The corresponding objective function is minimize z is equal to 3x plus 2y. The minimum value of the objective function is obtained at the corner point 2, 0. सिंपल डाटा दे रखा है बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x प्लस 2y और मिनिमम वैल्यू 2, 0 पर हो रही है। आपको अगर दिख रहा है क्लियर कट, तो आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, बट t इज 2, 0 पर मिनिमम। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है इससे कनेक्टेड। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यस, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो तो दे रखा है कि मिनिमम वैल्यू है उसकी उस पर। ठीक है, तो क्या हुआ होगा बेटा, z है आपका 3x प्लस 2y और मिनिमम वैल्यू आपकी निकली हुई है 2, 0 पर, तो आपके डेफिनेटली 3x प्लस 2y 2, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है 6, लेस देन 6 आपने ड्रॉ किया होगा, मेथड है, आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन, और इसका शेड आपने देखा इस साइड है। यस, इसमें और फिजिबल रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस 2, 0 पर मिनिमम है। यही चेकिंग करते हैं ना जब हमारा अनबाउंडेड रीजन होता है। बस देखिए इसमें से किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, आपका डज नॉट एग्जिस्ट तो है ही नहीं, एग्जिस्ट तो वो खुद ही कह रहे हैं, exist as the inequality, yes this one, ये ग्रेटर देन वाली नहीं, ग्रेटर देन लेते हैं मैक्सिमम के केस में, दिस वन डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, बिल्कुल करेक्ट है। अनबाउंडेड रीजन जिसकी प्रैक्टिस सारे बच्चे नहीं करते और अच्छे से नहीं करते कुछ बच्चे, तो आप देखिए अनबाउंडेड को रिकॉल कराने के लिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए, डी इज द आंसर। The feasible reason of a linear programming problem is bounded. The corresponding objective function is this. The objective function attains dash in the feasible reason. Yes, feasible reason bounded है, तो ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ओनली मिनिमम, ओनली मैक्सिमम, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम बट नॉट बोथ, दोनों ले सकता है बेटा, बिल्कुल हमने क्वेश्चन किया हुआ है, दोनों वैल्यूज भी निकाली हुई है, दोनों वैल्यूज ले सकता है, जबकि बाउंडेड दे रखा, अनबाउंडेड में फर्दर चेकिंग का प्रोसेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन बाउंडेड में दोनों ले सकते। ओके, चलिए, m and n are two events such that probability of m intersection n is 0. Which of the following is equal to probability of m given m union n? Yes, probability m given m union n, ये आपसे पूछा है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फॉर्मूला आपको क्लियर कट याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन m यूनियन n। ओके,
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यू। अब आप न्यूमैरेटर में देखो m इंटरसेक्शन m यूनियन n, m यूनियन n का सबसेट है तो उससे इसकी इंटरसेक्शन m ही आने वाली है बेटा। तो न्यूमैरेटर तो क्लियर कट प्रोबेबिलिटी m हो जाता है और डेनोमिनेटर में आप एडिशन थ्योरम यूज करते हो, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जब आपने यूज की आपको प्रोबेबिलिटी m इंटरसेक्शन n क्लियर कट ये पार्ट 0 दे रखा है तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी m डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी m प्लस प्रोबेबिलिटी n। दिस इज द आंसर, जस्ट चेक। यस, ये दिया हुआ है बेटा सी, बट ये प्रोबेबिलिटी m कट नहीं जाना चाहिए बेटा। आई डोंट थिंक कि कोई भी अबव एवरेज वाला बच्चा ऐसी गलती करेगा, ये फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, डेनोमिनेटर में टर्म है, ऊपर नीचे हम फैक्टर काटते हैं तो हमारा क्लियर कट आंसर सी है। ठीक है, 19th क्वेश्चन बेटा, assertion reason क्वेश्चन। X is this set, P is a relation on X defined by this ordered pair दिख रहे हैं आपको क्लियर कट। Based on the above information, two statements are given below, one labeled assertion and other labeled reason. Read the statements carefully and choose the option that correctly describes statement A and R. Assertion statement दे रखी है बेटा, the relation P on set X is transitive relation. Reason दे रखा है, the relation P has subset of the form this. Okay, assertion check करें बेटा। सबसे पहले हम चेक ही करते हैं दोनों में से कौन सी ठीक है नहीं है। रिलेशन P ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है बेटा, जब A एलिमेंट B से रिलेटेड हो और B C से रिलेटेड हो बाय द रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन P डिफाइन किया हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट थर्ड से A C से रिलेटेड होगा विद द सेम रिलेशन। ठीक है, जस्ट चेक करें, 0 2 से रिलेटेड है, 2 फर्दर 4 से है तो 0 4 से होना चाहिए, दिया हुआ है बेटा। 4 2 से है, 2 फर्दर 4 से है तो 4 4 से होना चाहिए, नहीं ये नहीं दे रखा। देखिए 4 2 बिलोंग कर रहा है, 2 4 बिलोंग कर रहा है P से, तो 4 4 से करना चाहिए जबकि ये नहीं कर रहा तो ट्रांजिटिव नहीं है, ये असर्शन रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब रीजन क्या कह रखा है, द रिलेशन P हैज ए सबसेट ऑफ द फॉर्म ordered pair AB, ordered pair BC, ordered pair EC where ABC belongs to X. P का कोई सबसेट है जो इसको फॉलो कर रहा है। बेटे देखो ये हम चेक कर चुके हैं पहले एलिमेंट के लिए, 0 2 P में है, 2 4 P में है और 0 4 भी P में है, तो बिल्कुल ये सबसेट में आ सकता है ना। पी के सबसेट की बात हो रही है, ये नहीं कह रहे कि सारे। अब ट्रांजिटिव वर्ड नहीं यूज किया, P हैज ए सबसेट ऑफ द फॉर्म दिस, बिल्कुल है ये आपका सबसेट, हम कह सकते हैं 0 2 2 4 0 4 ये एलिमेंट करेक्ट करके लिखे अगर हम तो ये P का सबसेट है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गई। assertion false, reason true. जस्ट चेक कि क्या ऑप्शन है, आप इनमें से ऑप्शन चूज करनी है। assertion false, reason true, D is the answer. ओके, यस ये भी assertion reason। assertion दे रखी है, the maximum value of the function fx is equal to x power 5 x belonging to close interval is attained at its critical point x is equal to 0। देखिए क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं बेटा, हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। नो डाउट इसका क्रिटिकल पॉइंट जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लिखोगे वो बिल्कुल 0 आएगा, पर हम करते क्या है, हम एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स सब पर वैल्यू निकालते हैं और उनमें से मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं। फंक्शन है x पावर 5 तो -1 पावर 5 -1 आने वाला है, 0 पावर 5 0 आने वाला है, 1 पावर 5 1 आने वाला है, तो इनमें से मैक्सिमम तो ये हो गई। ठीक है, 0 पर नहीं है ये 1 पर है। ठीक है, तो ये assertion false हो गई। अब रीजन, द मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन कैन ओनली अकर एट पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0। नो, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा,
आपके अभी देख रहे हैं हमारे ये एंड पॉइंट 1 है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो हम निकालते हैं वो एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ तो दोनों फॉल्स हो गई, दोनों फॉल्स हो गई। देखिए यस, यहाँ ऑप्शन दे रखे नॉर्मल सीबीएसई के सैंपल पेपर में आपकी पिछली वाली ही 4 ऑप्शन दी होती हैं, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी दे रखा है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। आपने अगर एजर्शन रीजन मेरे साथ किए हुए हैं बेटा, मैंने आपसे सारे डिस्कस किए हुए हैं, तो मैंने बिगनिंग से स्टार्ट किया था जैसे ही ये ऑर्डर इशू हुआ था एजर्शन रीजन का। और जनरल कंपटीशन में 5 ऑप्शन होती हैं ये बेटा, 5वीं भी मैंने ली थी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। आप बिल्कुल एग्जिस्शन रीजन वो देख सकते हैं, वो डिस्कस किए हुआ मैंने, यहाँ पर आंसर डी है हमारा। ओके, यहाँ सेक्शन ये कंप्लीट हो जाता है बेटा। आई होप आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगा है। एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है ना जब आप एक लेवल से अपर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द